जी, तो हम लोग आज कैंडिडेट रिस्पांस अपना देखने जा रहे हैं कि कैंडिडेट रिस्पांस जो हमारा अभी रीसेंट पेपर हुआ है, ये उस स्टूडेंट का पेपर है जिसका ए स्टार आया है ओवरऑल ए लेवल में। अच्छा, अब इसका जो ए टू के पेपर है, ए टू में इसके आए हैं 37 आउट ऑफ 60, जो कि बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे ए बनता है, क्योंकि 35 36 का मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है, ए बन रहा था। तो ए टू में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे इसका आया हुआ है। अच्छा, फिर भी लेकिन ए तो है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो ओमान वगैरह की साइड में हैं, उनके 40+ मार्क्स आए हैं, बट उनका पेपर मिलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उनकी कॉलेजेस जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको। तो वरना मैं आपको उनका पेपर दिखाता, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा पेपर है, क्योंकि जब एक बच्ची का ओवरऑल ए स्टार आया हुआ है तो फिर तो अच्छा ही होगा। तो आए ज़रा हम लोग इसको देख लेते हैं। सेक्शन ए को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे। अच्छा, इस बच्ची ने अटेम्प्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है इसने, और इसने क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि उसने ये वाला और ये वाला अटेम्प्ट किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में इसके मार्क्स आए हैं 12 आउट ऑफ 20। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आए हैं 14 आउट ऑफ 20। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो इसके मार्क्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े अच्छे हैं, एक बहुत अच्छे अबव एवरेज मार्क्स हैं। अगर आपके 14 15 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 20, तो वो एक काफी अच्छे अबव एवरेज मार्क्स होते हैं। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 2 एक मरतबा पढ़ लेते हैं। वैसे मैं ये पेपर आप लोगों को पूरा करवाऊंगा 2025 वाला, कि मोनोपलीज रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू रेस प्राइस टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो। With the help of diagram, explain the extent, assess the extent to which government should intervene in monopoly market। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बट फिर भी करने वाले फिर भी कर सकते हैं। बट दूसरा वाला भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक सेकेंड। ये बेटा रेफरेंसिंग के तौर पे आप पेपर यूज कर लें, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, असेस वेदर द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी on the wages and employment of a firm is likely to be greater in perfectly comparative labor market than in imperfectly comparative labor market। यानी कि कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम बना के मुझे ये बताओ कि हमारे पास जब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेजेस पे, आपकी एम्प्लॉयमेंट में, इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट देन इन अ इम्परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। तो मैं यहाँ मार्क्स स्कीम आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। पहले हम लोग मार्क्स स्कीम के पॉइंटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस स्टूडेंट का आंसर देख रहे होंगे। अच्छा, ये बात आप लोगों को पता है कि AO1 और AO2 साथ चेक हो रहे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 14 मार्क्स होते हैं आपके AO1 और AO2 के, A2 में। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव AO1 और AO2 का क्या है कि हम लेवल 3 पे पहुंचे। लेवल 2 और लेवल 1 पे हमने जाना ही नहीं है, हमारा वहां पे काम ही नहीं है। हमने लेवल 3 पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, पहले लिखा हुआ है डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इज इंक्लूडेड यूजिंग रेलेवेंट एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस आर सपोर्टेड बाय एग्जांपल्स वेयर अप्रोप्रिएट। कहता है कि जहां जहां पे जरूरत आपको पेश आए वहां पे आप एग्जांपल्स लिखें, रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन लिखें, इररेलेवेंट बात ना लिखें। तो आपने ये चीज करनी है, पहली बात, टू रीच टू लेवल 3। उसके बाद the response clearly addresses the requirement of the question and explains economic issues and fully develops these explanations। ये explanation को proper तरीके से जी develop कर रहा है यहाँ पे। Analysis is developed and detailed and makes accurate and relevant use of economic concepts and theories. Where necessary, there is accurate and relevant use of analytical tools such as diagram and formula, and these are fully explained। क्या बोला उसने? relevant एंड करेक्ट। इररेलेवेंट लिखेंगे तो उसके कोई मार्क्स नहीं है, इनकरेक्ट बनाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कोई मार्क्स नहीं है। रिस्पॉन्सेज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फोकस्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल कोहेरेंट मैनर। अब आप लोगों को मैं क्यों बोलता हूं कि बेटा अगर मार्केट फेलियर का क्वेश्चन है तो डिफाइन मार्केट फेलियर फर्स्ट, डिफाइन वो एफिशिएंसी फर्स्ट।
वो वाली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, पहले स्टेप्स होते हैं ना हर चीज के। अब आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट मेरिट डीमेरिट से, फिर दो तीन पेज बाद जाके बता रहे हो मार्केट फेलियर क्या होता है, फिर एक और पेज छोड़ के आप बता रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। बेटा इस तरह से मार्क्स थोड़ी होते हैं। तो एक प्रेजेंटेबल वे में आपने आंसर अपना देना है। एज फॉर लेवल 3, लेवल 3 में हमारे पास जो हमारा 6 मार्क का होता है वैल्यूएशन, वो किस तरह जज हो रहा होता है? Provides a justified conclusion or judgment that addresses the specific requirement of the question, makes developed, reasoned and well supported evaluative comment। ठीक है, तब जाके आपको बेटा 6 मार्क मिल रहे हो। अब जरा आ जाए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, कि जी अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे वेजेस पे और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन परफेक्टली कंपैरेटिव एंड इम्परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट। AO1 AO2 देखे जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट शुड बी डिस्क्राइब्ड। Explanation should be provided of what is meant by an increase in labor productivity। देखो ये बेटा बेसिक नॉलेज है ना। परफेक्टली कंपैरेटिव क्या होता है? बहुत सारा वर्कर साथ काम कर रहा है, सेम स्किल सेम एजुकेशन सेम नॉलेज वगैरह वगैरह। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि पर वर्कर जब आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। A diagram and analysis should be provided which shows how wages are determined in a perfectly comparative labor market and how this impacts upon the wage and level of employment within each firm। Profit maximizing level of employment, MC is equals to MR। MC is equals to MR। ये बात। Analysis should examine the potential impact of an increase in labor productivity on wages and employment in a perfectly comparative labor market। Comparative analysis to examine the effect of an increase in productivity on wage and employment in an imperfect competition, imperfect market। ठीक है, ये पूरी ओवरऑल उसके आपको मार्क्सिंग दे दी है। Analysis of a monopsonistic labor market, monopolistic labor market to show equilibrium for the imperfect labor market। ट्रेड यूनियन वाला और वो सारे कहानी जो मैंने आपको समझाई हुई है उसकी बात चल रही है। कहता है नो एनालिसिस ऑफ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम लेवल 2 दैट इज 10 मार्क्स। तो आप 10 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएंगे। अब इस बच्ची के आए हुए हैं कितने? इस बच्ची के आए हुए 9 मार्क्स। 14 में से 9 मार्क, यानी कि ये AO2 से ऊपर नहीं गई, ये AO2 में ही बैठी हुई है। लेवल 2, सॉरी लेवल 2 से ऊपर नहीं गई है AO2 में। एनालिसिस और ऑफ परफेक्ट और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट ओनली, मैक्सिमम लेवल 2 8 मार्क्स। ठीक है ना? नो डायग्राम, मैक्सिमम लेवल 2 8 मार्क। तो इस बच्ची के आए हैं 10 मार्क, यानी कि ये लेवल 2 में बैठी हुई है। 9 मार्क आए हैं इसके, सॉरी। अब इवैल्यूएशन पे आओ जरा। द मॉडल, अब ये देखो डिफरेंसेस बता रहे हैं ना इवैल्यूएशन में, कि हम लोग जस्टिफाइड कंक्लूजन में कैसे जाएंगे कि अगर यार इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर मोनोपोली से वेजेस वगैरह बढ़ रही हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो इस तरह की बात आपसे कर रहा है। The model of perfect competition is based upon many assumptions such as perfect mobility of labor, homogeneous वगैरह वगैरह। Labor productivity is sometimes very difficult to measure accurately। For example, the productivity of worker in service sector, an increase in productivity of workforce through provision of better training might increase wages and output in a perfect labor market, but the cost of providing training is and the subsequent skill differentiation would challenge the basic assumption of perfect competition। क्योंकि बेटा अगर दो बंदों के पास अलग अलग स्किल्स हैं तो फिर तो वो परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है ना, वो तो इम्परफेक्ट में चले गए हम लोग फिर। An increase in productivity might also be introduced by substituting capital for labor। हम लोग लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। The impact of higher wages on employment will also depend upon how easy it is to substitute capital for labor and the existing proportion of capital to labor in an imperfect market। Although it is likely that some benefit of an increase in labor productivity might be passed on through higher wages, it is also likely that the cost incurred in increasing productivity in this type of market will be deducted from any benefit। Therefore, any increase in wage of opportunity is likely to be limited। कह रहा है कि अगर वेजेस हमारे पास बढ़ती हैं या इम्परफेक्ट कंपटीशन में या इम्परफेक्ट मार्केट में अगर हमारे पास वेजेस वगैरह बढ़ जाती हैं तो हम लोग किस तरीके से वेजेस को पास ऑन कर सकते हैं
अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा था कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है और मेरा वर्कर ज़्यादा पैसे मांगता है, तो आई कैन पास ऑन माई बर्डन टू कंज्यूमर्स, तो वो कंज्यूमर पे कर रहे होंगे, ठीक है। A conclusion based on the preceding analysis should discuss the relative impact of an increase in labor productivity in both types of market and consider which is likely to be the greatest with reference to both wages and the level of employment. अब ये उसने काफी लेंदी आपको इवैल्यूएशन लिख के दी हुई है, ठीक है ना, एक सेकेंड से रुकिए। ये जो है इसने काफी लेंदी आपको इवैल्यूएशन लिख के दी हुई है। अब ये जो पेपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस बच्ची के 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 14 AO1 AO2 में, यानी कि ये लेवल 2 से ऊपर नहीं गई। AO1 AO2 में जो लेवल 2 है, जो 10 मार्क का वहां पे होता है, 10 मार्क्स से ऊपर ये नहीं गई, ये 9 मार्क आए इसके। इवैल्यूएशन में भी ये लेवल 2 पे ही है, ये इवैल्यूएशन में भी लेवल 2 से ऊपर नहीं गई, क्योंकि आपको मैंने अभी पीछे मार्किंग क्राइटेरिया दिखाया था पूरा। अगर इस बच्ची के 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये देखो ये किधर बैठी हुई है, लेवल 2 में बैठी हुई है, सही है ना। इसने क्या किया है, इसने वेग एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, जनरल कंक्लूजन लिखा होगा, इसने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। खैर अभी क्वेश्चन इसका आंसर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा इसने क्या किया हुआ है। आइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में उसने बता दिया, देखो टिक मिल गया, 1 मार्क मिल गया, सही है। कहता है विच सेम एज आउटपुट वेजेस आर द पेमेंट और सक्सेसफुल सर्विस सेक्टर, ठीक है। परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट के बारे में बता दिया, सेम स्किल सेम नॉलेज, और ये देखो इसको एक और मार्क यहाँ पे मिल गया, इसने बेसिक अच्छी तरीके से स्टार्ट किया हुआ है अपना आंसर, बेसिक नॉलेज दी हुई है। हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट वेज एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, और ये और वो, सही है, मार्क्स मिल गए। फिर कहता है लेबर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो नेम्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो उसने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के साथ लिंक किया। उसने ये देखें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली डायग्राम बना दी, MCL इज इक्वल्स टू MRP वाली। MCL इज इक्वल्स टू MRP जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है कि जिस तरह हमारा MC इज इक्वल्स टू MR होता था मार्केट स्ट्रक्चर में, वैसे यहाँ पे MCL इज इक्वल्स टू MRP होता है। और ये पॉइंट आपका जो है इधर आपको ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि आपके लिए सोशली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये बेटा बेसिक नॉलेज से इसने स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है, और यहाँ पे इसके सारे पॉइंटर्स करेक्ट जा रहे हैं अब तक के, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो इतने टिक इसने लगाए हुए हैं ना, इतने टिक इसने लगाए हुए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इतने मार्क्स इस बच्ची के बनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट करेक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट करेक्ट है, गलत नहीं। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसने जिस तरीके से नॉलेज के मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं या एनालिसिस के मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं। हो सकता है कि अब जैसे 16 मार्क का AO2, 14 मार्क का है ना AO1 AO2, जिसमें से मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई 5 मार्क्स से 4 से 5 मार्क आपके AO1 के आप लगा लें, और 9 से 10 मार्क्स आप अपने AO2 के लगा लें। अब AO1 के हैं 4 मार्क्स नॉलेज। अब इस बच्ची ने अगर 10 पॉइंट लिखे हुए हैं तो 10 पॉइंट करेक्ट है, मार्क्स तो 4 ही मिलेंगे ना, उसमें कोई आपको 10 मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे नॉलेज की बेसिस पे। खैर अब आगे बात करते हैं। अच्छा जी, ये उसने बताया हुआ है कि इन परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इक्वल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल्स एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल्स वेज, ऐसा मतलब उसने वो इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। For imperfect labor market, employee and employees have imperfect knowledge. Wage determination is done due to different skills, knowledge वगैरह। अब इसने imperfect के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा, increase in labor productivity means that MRP of labor is increased, leading to marginal rate of substitution from capital towards labor, कि आप capital से उठ के labor पे जा रहे हैं, ठीक है। This will lead to this will lead to an increase in demand for labor in the labor market, but ये डायग्राम इतनी ज्यादा, चलो सही है, आपने बना दिया तो अब खैर हो गई। वैसे आप
दूसरी आप बना सकते थे, आप डिमांड फॉर लेबर को इंक्रीज करवा के दिखाते, आप एमआरपी को शिफ्ट करके दिखाते, तब कुछ मामला बन सकते थे। बट खैर है, चलो ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, तभी उसने यहाँ पर जो है टिक मार्क लगाया हुआ है। ठीक है। क्या द डिमांड फॉर लेबर कम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, डिमांड फॉर लेबर कम फ्रॉम एम्प्लॉयर्स विच इज ड्राइव डिमांड फॉर डिमांड ऑफ गुड ड्राइव डिमांड। अब देखो ये नॉलेज का पार्ट आ गया ना वापस से, आप उसको बेसिक जनरल बातें बता रहे हैं। अबे भाई आप डिफरेंस बताए ना बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। अब ये देखिए, ये पूरा ही नॉलेज चल रहा है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये डायग्राम पीछे वाली एक्सप्लेन कर रही है जिसने डायग्राम बनाई थी। फिर लिखा हुआ है फॉर परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो वही वाली बात, लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक, भाई हो गई ना नॉलेज एक बार, बस करें अब। और वो लिखती जा रही है, नॉलेज लिखती जा रही है। So any increase in wage will lead to a quick responsibility responsiveness from labor, और वो employment still increase greater than, वही वाली सारी बातें लिखी हुई हैं। In imperfect competition labor market, ये आपको नजर नहीं आ रहा कोई, ये रहे। In imperfect competition labor market, since labor is not same, some will have greater skills than others, some will have, they will have to pay a much higher price, much higher wage to attract these skilled workers. So percentage increase in wage will be higher than percentage increase in क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि यहाँ पर पीएस के साथ लिंक कर रही है, ठीक हो गया, अच्छा पॉइंट है। फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखो इसने कहीं भी मोनोप्सनी का जिक्र नहीं किया, इसने, अब ये मेरे ख्याल में इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया, हाँ, इसने कहीं भी मोनोप्सनी का जिक्र नहीं किया। देखिए जब भी लेबर मार्केट का सवाल आता है, मोनोप्सनी का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, मोनोप्सनी का जिक्र करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाईजान आपके पास ट्रेड यूनियन का भी गेम होता है, आपके पास जो है वो उसका भी गेम होता है, नॉलेज का भी गेम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी गेम होता है, इलास्टिसिटीज का भी गेम होता है, ये चीजें बताना बेटा बड़ी जरूरी है। समझे बात को, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोप्सनिस्टिक लेबर मार्केट, मोनोप्सनी ट्रेड यूनियन वर्सेस मोनोप्सनी। अब अच्छा, अब ये इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा ये ई जो होता है, ये देखें जरा, ई का मतलब क्या था, हाँ, एक्सपेंशन ऑफ पॉइंट ऑलरेडी मेड इन रिस्पॉन्स। ई का मतलब क्या है, लंबी करना, ड्रैग करना। ये पॉइंट आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आप उसी की लंबी किए जा रहे हो। अब इसके पेपर में ये चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखे जरा, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, ये रहा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू द रीजन, पता नहीं क्या है ये, will have greater impact on wage and imperfect labor market due to the nature of curves, technical and different skills of employees. However, it depends upon whether employees are exploiting their employers are exploiting their employees due to, यार एक तो पता नहीं क्या किस तरह से लिखते हैं, टू एडवर्स सिलेक्शन ऑफ मॉरल हैजर्ड, और ये और वो, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आप ये पीछे लिख चुके हैं, मुझे इस लड़की की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही। कह रहा है ये आप पहले लिख चुके हो, आप इसको ड्रैग कर रहे हो, बस इसका कोई मार्क नहीं। दस वेदर impact of increase in labor productivity on wages and employment will be greater in perfect or imperfect labor market depends on the magnitude of wage increase in both markets, so depends on the extent of rise in productivity। अच्छा इसने राइस भी यहाँ पे चावल वाला राइस लिखा हुआ है, RIC। rise in productivity labor due to interest rate will decrease more than the products and cost of labor, employees will still choose capital, so it also expends upon the, it depends upon the nature of product produced, whether it is labor intensive or capital intensive, level of unemployment। ये भी वापस से वही रिपीट वाला पॉइंट लिख रहा है, thus it depends upon relative cost and the power of employer and whether trade union। अब देखो बात सुनो, ये लास्ट पैराग्राफ जो इसने लिखा हुआ है, इसने लिंक कर दिया ट्रेड यूनियन के साथ। आपने ऊपर तो मोनोप्सनी कहीं नहीं लिखी हुई, तो ये नीचे ट्रेड यूनियन कहाँ से आ गया, तभी आपको यहाँ पर इतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिले। आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर ऊपर एक्सप्लेन करते तो आपको मार्क्स मिल जाते। तो ये सवाल था जो इस बच्ची ने किया हुआ है। ओवरऑल इसने बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिस की हुई हैं, जो मार्क्स स्कीम में लिखी हुई थी आपके सामने। अच्छा मैं अगर मार्क्स स्कीम की वैल्यूएशन देखूं,
तो वो लोग किस पे, वो कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं, वो कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया। या इसके अलावा आपके पास, चलो ये वाला पॉइंट तो इस लड़की ने लिखा हुआ है, कैपिटल लेबर वाला। अच्छा, फिर वो उसका ट्रेड यूनियन का यहाँ पे उसने ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो जब तक आप बेटा ऊपर AO2 में मोनोप्सनी के बारे में नहीं बताएंगे तो आपका ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट AO3 में इतना वैलिड नहीं काउंट होगा। सही है। हमेशा याद रखें, जब भी लेबर मार्केट का सवाल आता है, जब भी एम्प्लॉयज का सवाल आता है, परफेक्ट इम्परफेक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन मोनोप्सनी, यू हैव टू एक्सप्लेन बायलैटरल मोनोपोली, यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम MCL इज इक्वल्स टू MRP, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तभी तो आप बताएंगे ना। क्योंकि देखो सवाल में क्या पूछ रहा है वो, कि यार द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी ऑन द वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फर्म इज लाइकली टू बी ग्रेटर इन परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो कहता है अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी वेजेस और एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा किस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा साफ साफ उसको बताया ना कि परफेक्ट में तो हमारे पास 1000 प्रोड्यूसर, 1000 वर्कर और भी बैठा हुआ है। आपने मेरे साथ हड़ाहुड़ी की तो मैं आपको निकाल के किसी और को ले आऊंगा। वे इम्परफेक्ट में तो नहीं कर सकता ना। अब कोई कॉलेज कहता है, कोई स्कूल कहता है हमने हादी से ही इकोनॉमिक्स पढ़वानी है, तो भाई हादी क्या हल्के में जाएगा, हादी तो चौड़े में जाएगा। हादी बोलेगा भाईजान इतने पैसे लूंगा, बोला अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस कॉलेज की या उस स्कूल की डिमांड मेरे लिए इनइलास्टिक हो चुकी है ना। वो कहते हैं हमें हादी ही चाहिए, हमने हादी से ही पढ़वाना है, तो हादी क्यों चुप बैठेगा, हादी तो मुंह फाड़ेगा अपना। तो ये बात बताए ना उसको कि इम्परफेक्ट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, परफेक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर 1000 हादी खड़े हुए होंगे, ये हादी A मना करेगा तो हादी B आ जाएगा, हादी C आ जाएगा, हादी D आ जाएगा, आ सकते हैं ना। समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग जरा जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे जो इस बच्ची ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ही किया हुआ है ना? हाँ। अच्छा, अरे यार, पहले मैं ये देख लूं क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं किया हुआ इसने, उसमें क्या इतना मुश्किल सवाल है। Globalization will have an equal beneficial effect on the standard of living in both high income and low income countries। बहुत ही बच्चों वाला सवाल, इंतहाई बच्चों वाला सवाल। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इसकी देख लीजिएगा हाई इनकम लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमीज को, क्योंकि ये टेस्ट होता है लास्ट में। खैर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। With the help of an injections and withdrawals graph, assess the impact of a decrease in interest rate on the level of employment in an economy। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है, आपको JW के साथ लिंक करना है और आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी है। इंड्यूस ऑटोनमस और ये सारी कहानियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब आइएगा जरा, क्या है AO1 AO2। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इंजेक्शन, विड्रॉल एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इंजेक्शन हर वो चीज जो मुल्क में मल्टीप्लायर क्रिएट करे, विड्रॉल हर वो चीज जो मुल्क में मल्टीप्लायर क्रिएट ना करे, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आपने डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि इंजेक्शन विड्रॉल के साथ लिंक कर रहा है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो बनाना पड़ेगा। तभी कहते हैं सोच समझ के क्वेश्चन सेलेक्ट किया करें। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने बनाना है। An analysis of how the circular flow operates supported by an accurately labeled injection withdrawal graph। सही है। वो जो गोले बने हुए थे, गोले भी बनाने, और आपने सिंपल इंजेक्शन विड्रॉल का ग्राफ भी बनाना है। An explanation of how changes in interest rate will have impact on employment। इंटरेस्ट रेट कम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। हाँ, तो फिर उससे किस तरह अफेक्ट पड़ेगा। Analysis based on JW graph can then be used to show how a decrease in interest rate will affect employment, for example through different components of aggregate demand। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, आपकी सेविंग कम हो सकती है, आपकी कंजप्शन बढ़ सकती है, तो इन सबसे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि इंजेक्शन वाला पार्ट बढ़ेगा। The JW graph might be used to explain the concept of full employment equilibrium by identifying the links between changes in expenditure, income, and output and employment।
क्रेडिट मल्टीप्लायर एक्सिलरेटर एनालिसिस इज ऑफर्ड। एक्सिलरेटर इफेक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, हमारा जीडीपी बढ़ता है, रियल इनकम बढ़ती है, तो हम लोग और मशीन्स को लेके आते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कोई लिंक नहीं था, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का लिंक। खैर कहता है अगर आप जेडब्ल्यू ग्राफ नहीं बनाओगे तो 8 मार्क, 8 मार्क से ऊपर नहीं मिलेगा। जनरल मॉनेटरी पॉलिसी लिखा, बुकिश बातें लिखी, बेसिक बात लिखी, 8 मार्क, 8 मार्क से ऊपर नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिसी एग्जाम्पल सप्लाई साइड फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि ये लिखने की हमारे पास जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, सप्लाई साइड फिजिकल पॉलिसी लिखने की जरूरत नहीं उसने, क्योंकि ये नहीं पूछा कि इज इट द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन या इज इट द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट, उसने ये नहीं पूछा ना। उसने बोला भाई इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो मुझे बताओ सर्कुलर फ्लो के मॉडल के हिसाब से क्या हो। तो हमें ऑल्टरनेटिव पॉलिसी यहाँ पर बतानी ही नहीं है, हर जगह पे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं घुसाई जाती। इवैल्यूएशन, अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स आएंगे, यहाँ पर ड्रॉबैक्स आएंगे। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट माइट लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, क्या हो जाएगा बेटा, उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट्स महंगे होंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। और लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस एन इंक्रीज इन बोरोइंग माइट लीड टू हाउस प्राइस इन्फ्लेशन, के आपके घर महंगे होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। लोअर इंटरेस्ट रेट होगा एम्प्लॉयमेंट पे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने का डर है। क्या लिखा हुआ है, हाँ लो इंटरेस्ट रेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होने का डर है, क्योंकि ये चांसेस है कि मशीन आके वर्कर को रिप्लेस कर जाए। अब इन्होंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस पॉलिसी इज लाइकली टू बी लेस इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वही मशीन वाली बात। A reduction in interest rate would be expected to decrease savings and increase consumption, सेविंग कम होगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ मल्टीप्लायर से। टाइम लैग, साइज ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब वही वाले सारे ड्रॉबैक्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। और जो भी आपके पास इंटरेस्ट रेट के चेंजेस आ रहे होते हैं, ये पूरा उसका इवैल्यूएशन। चले जी, अब देखते हैं इस बच्ची ने किस तरह स्टार्ट किया हुआ है भाई। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट या रिवॉर्ड ऑफ सेविंग या कैपिटल वगैरह, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से डिमांड साइड पॉलिसी, ठीक है। लेकिन इसने देखो ना, इंजेक्शन की डेफिनेशन मिस कर दी है, विड्रॉल की डेफिनेशन मिस कर दी है कि इंजेक्शन क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये आपका स्टार्टिंग स्टेप है ना, जो आपको बताना ही था। उसने जब सवाल में ही आपसे पूछा हुआ है कि यार मुझे ये बता दें कि इंजेक्शन विड्रॉल क्या होता है, तो आपका तो फोकस होना चाहिए इंजेक्शन विड्रॉल पे। इसने ये चीज़ नहीं लिखी हुई। खैर, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंटेन्स डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और राइज इन मनी सप्लाई, सही है, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज बॉन्ड्स और थ्रू ओपन मार्केट, तो फिर उससे क्या होता है, मनी सप्लाई वगैरह बढ़ जाती है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, ठीक है। ये डायग्राम इसने बना दी, ये डायग्राम बना दी, ये डायग्राम बना दी। अब ये देखो इसमें बचत हो गई इसकी, क्योंकि इंजेक्शन विड्रॉल की डायग्राम बनाई हुई है ना इसने। कितने मार्क्स आए इसके, 9 मार्क्स आए, नहीं 11 मार्क्स आए आउट ऑफ 14, हाँ 11 मार्क्स आए हैं, 11 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 14। तो अब ये देखिए इसकी बचत हो गई ये वाली डायग्राम बना के। अगर तो ये डायग्राम ना बनाती, अगर तो ये डायग्राम ना बनाती तो इसको 8 मार्क्स से ऊपर नहीं मिलते, क्योंकि ये चीज हमने पीछे उसमें देखी है, इधर लिखी हुई थी। अगर ये डायग्राम ना बनती तो 8 मार्क्स से ऊपर ना आते इसके। सही है। अब देखो इस बच्ची ने अच्छा आंसर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है। किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उसने पहले तो ये बता दिया कि इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो सकता है, फिर उसने बना दिया एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने वाला। अच्छा, मैं ये वाला ग्राफ रेकमेंड नहीं करता, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं LRAS बनाता। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है, सच पड़ा बस LRAS में ये है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, एग्जामिनर मार्क दे देता है। अब देखो उसने यहाँ पर टिक दिया हुआ है, यहाँ पर टिक दिया हुआ है, इधर टिक नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें कि 20 मार्क के सवाल में हमेशा LRAS के साथ लिंक शो किया करें, अगर कहीं पे आप सप्लाई साइड नहीं दिखा रहे तो। अब जैसे यहाँ पर सप्लाई साइड की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी सप्लाई साइड नहीं दिखा रहा, तो मेरे लिए बेहतर क्या था कि मैं LRAS यहाँ पे शो करूँ। खैर एनीवेज, अच्छा अब इस बच्ची ने सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि आपके पास क्या हो रहा है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरेस्ट रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट लोग जो हैं वो स्पेंडिंग करना शुरू हो गए,
ये देखें, ये डायग्राम के साथ लिंक हो रही है चीज़, पूरा उसने बता दिया। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास बढ़ेगी, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जीडीपी बढ़ेगा, मशीन्स आ रही हैं, और ये देखो सारे उसने वो पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड आंसर। अच्छा, अब कहती है कि भाई इंक्रीज अगर हमारे पास होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, एज शोन इन फिगर 5। देखो कितना प्यारा इसने स्टेप्स फॉलो किए हुए, डायग्राम बना दी एक साथ। बोला चल मेरा भाई अब एक्सप्लेन करना शुरू हो जा। एन इंक्रीज इन एडी हैज लेड टू एन इंक्रीज इन एई फ्रॉम एई टू एई 1। देखो पूरी फिगर उसने एक्सप्लेन कर दी है। हाउ एवर, अब देखें ये अपने इवैल्यूएशन साइड पे जाना शुरू हो गई है। हाउ एवर, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, ये आपकी सेविंग को अफेक्ट करेगा क्योंकि उनको फायदा कोई नहीं होगा। आपका एमपीएस फॉल हो जाएगा, आपका एमपीसी बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन आने का डर है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन आने का डर आपके पास रहेगा हमेशा। फिर उसने लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन को आपको बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। फिर क्या लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा, पोल्यूशन पोल्यूशन फैलेगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे चली गई। हाउएवर, अगर इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है तो हाइपर इन्फ्लेशन का डर है। ये मसला है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये उसी पॉइंट को ड्रैग किए जा रही है, तो उसने ई यहाँ पे लिख दिया है। और ये क्या लिखा हुआ है, लेवल 3। अच्छा, अब उसने बता दिया कि आपका आंसर जो है वो लेवल 3 में लाया करता है। ठीक है ना, 10, वेदर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल will cause a rise in employment depend upon the elasticity of interest if people यार ये तो बड़ा ही अजीब सा पॉइंट लिखा हुआ है। चलो खैर है, ये मैंने ही इसको बताया था, मैंने ही आप लोगों को बताया हुआ है कि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, बट इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं बनता। वो लिंक बनता है पॉलिसीज के साथ, जब आप पॉलिसीज कंपैरिजन कर रहे होते हैं यहाँ पर। उसका लिंक, इस क्वेश्चन का लिंक नहीं बनता, इतना ज्यादा लिंक नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपसे, एम्प्लॉयमेंट पे और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा। वो है पॉलिसीज वाली बात के लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, और जो है ये सब नहीं करेंगे, हराम है और ये सब। तो उसका एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना, रेलिवेंट नहीं है, बट उसने लिख दिया तो चलो खैर है। फिर उसने लिखा हुआ है लिक्विडिटी ट्रैप फर्दर मेक्स एनी फॉल। यार अब देखो ये मसला पता है क्या है, इस बच्ची ने अब क्या कर दिया है कि ये पॉलिसीज टू सॉल्व, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ड्रॉबैक्स बता रही है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के ड्रॉबैक्स बता रही है, लेकिन ये वो ड्रॉबैक्स है जो इन्फ्लेशन से लिंक करते हैं। बेटा उसने हमें क्या करने का बोला है, उसने हमें बोला है कि आप एम्प्लॉयमेंट से लिंक कर दो मेरे भाई। उसने हमें बोला है कि आप हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक करके दो। ये जो है ना रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया, या क्या कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, या ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ये बेटा इन्फ्लेशन के साथ लिंक करते हैं। आप यहाँ पे ये वाली बातें बताएं ना कि टाइम लगेगा, लोग हो सकता है इतनी सेविंग ना, सेविंग जो है वो फिर भी कर रहे हो, अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो इट इज नेसेसरी कि लोग सेविंग नहीं करेंगे, लोग फिर भी सेविंग कर रहे होंगे। तो लोग सेविंग करेंगे तो कितना सेव कर रहे हो उस हिसाब से हमारे पास इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जी क्या लिखे हुए और पॉइंटर्स क्या लिखे हुए, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स जो हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का डर है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये पॉइंटर्स बता रहे थे। लेकिन फिर भी ये सब बताने के बाद भी इस बच्ची को कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6, मेरे ख्याल में 3 मार्क्स मिले थे। हाँ 3 मार्क्स मिले। तो इवैल्यूएशन में ये अभी भी लेवल 2 पे ही है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में AO1 और AO2 पे इसने काफी इम्प्रूव किया था। तो बेटा समझ गए हैं किस तरीके से एग्जामिनर आजकल आपके आंसर्स चेक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ये पेपर 42 है हमारा। कोई प्रॉब्लम बेटा।